गुड इवनिंग जी सभी को। मैं विशाल कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज आपको एक वीडियो आएगी, जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी आपकी क्वेरीज आ रही हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आज एक वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया, रात हो चुकी है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि अभी मैं स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग से ही आया हूँ और आते ही मैंने ये वीडियो को शूट करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके कुछ मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊँगा, कुछ आपके मन के जो डाउट्स हैं उसको मैं सॉल्व करने में थोड़ी सी हेल्प करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला एक क्वेश्चन आया है एस्पिरेंट का कि सर हम क्या जो 3 हमारे पेज होते हैं, जो भी बायोडाटा के फॉर्म हैं जो KVS की साइट से आपने प्रिंट आउट लिए हैं, क्या हम उसको टाइप करवा सकते हैं क्या? जी नहीं, आपको टाइप नहीं करवाने हैं, आपको लिखने हैं। सर प्लीज़ उसको टाइप मत करवाइए, क्योंकि इससे आप बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ेगा कि वो सोचेंगे कि आप क्या लिख भी नहीं पा रहे हैं क्या। क्योंकि टाइप करना कोई बड़ी बात नहीं है, उनके पास आपकी सारी डिटेल है, जो भी वो बैठे हैं वहाँ पे। आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने भरा था तो आपने अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब दिया था। तो अगर टाइप ही करना है तो वो टाइप कर देंगे ना, तो आपको वो खाली कॉलम क्यों देंगे आपको? तो उन्होंने खाली कॉलम इसलिए दे रखा है कि आप अपनी हैंड राइटिंग के अंदर प्लीज़ उसको भरिए, अच्छी हैंड राइटिंग के अंदर भरिए, और उसको पहले पेज को कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखिए, सेकंड थर्ड पेज को आप हैंड राइटिंग अपनी रनिंग हैंड के अंदर भी लिख सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप उसको लिखिए, आप उसको टाइप मत कीजिए, आप अपनी हार्ड वर्क को मत बचाइए। सर 15 पेज हो जाएंगे तो कैसे लिखें, कैसे क्या लिखें? आपको जॉब चाहिए ना, तो लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना तो है वो, और 15 के 15 पेज आपको अच्छी हैंड राइटिंग के अंदर लिखने हैं, तो ये आपको करना ही पड़ेगा सर। आप इससे बच नहीं सकते हैं। अगर आप टाइप करके ले जाएंगे शायद आपको वो मना नहीं करें, कुछ नहीं करें, लेकिन आपका इससे इंप्रेशन नेगेटिव जाएगा, 100% नेगेटिव जाएगा। टाइप करके जाएंगे तो टाइप करने से आप अपनी मेहनत को बचा रहे हैं और आप अपनी हैंड राइटिंग को छुपा रहे हैं, इसलिए आप टाइप कर रहे हैं। ये कोई भी बच्चा भी समझ सकता है, वो तो फिर भी इंटरव्यूअर है तो वो तो आसानी से समझ जाएंगे, तो आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको मेरा आइडिया समझ में आ गया होगा, आप उसको लिख के ही जाएँ। सेकंड क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप उसको इंग्लिश में लिखें। सर क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स हैं ना वो साउथ से आते हैं। आप देखेंगे आपके पैनल मेंबर में 5 टीचर होंगे, 5 में से ये हो सकता है कि 2 या 3 या मे बी 4 टीचर आपको साउथ से मिलेंगे। जो साउथ के टीचर हैं ना, उनको हिंदी तो आती है, लेकिन हिंदी में वो इतना फ्लुएंट नहीं होते हैं जितना वो इंग्लिश में होते हैं। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन हिंदी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो क्योंकि मार्क्स तो उन्होंने ही देने हैं आपको, ठीक है? तो आप ये चीज़ बच नहीं सकते हैं ये कह के कि मेरे को तो हिंदी आती है, हिंदी हमारी राजभाषा है, मुझे हिंदी में लिखना है। आप वहाँ पे डिबेट नहीं कर सकते हैं, जो वो चाहते हैं आपको वैसा ही करना पड़ेगा। तो अगर मेरी रिकमेंडेशन आपको चाहिए तो आप उसको इंग्लिश में ही लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा, हिंदी में ना लिखें। सर मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो टाइम है ना, आपको कहाँ 1-2 दिन के अंदर भरना है, कहाँ आपको इतनी जल्दबाजी है कि रात भर बैठ बैठ के कीजिए। आप टाइम लीजिए, आप अच्छे से सोच के विचार के आप लैपटॉप मोबाइल फ़ोन को ओपन करके फिर आप भरिए। आप एक एक्स्ट्रा प्रिंट आउट ले लीजिए, आप जाइए दुकान पे 10 रुपये का प्रिंट आउट मिलता है, आप एक्स्ट्रा प्रिंट आउट ले लीजिए, पहले उसको भर लो। फाइनल को जरूरी थोड़ी ना पहले ही भरना है, उसको भर के देखिए कि वो कैसा लग रहा है। एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से ये रहेगा कि कुछ कैंडिडेट्स की जो हैंड राइटिंग होती है ना, वो कर्सिव होती है, उन्होंने कर्सिव बचपन में सीखी हुई होती है, उनको ये लगता है कि कर्सिव हमारी राइटिंग बहुत अच्छी लगती है, देखने में अच्छी तो होती है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं चलेगी। क्योंकि आपकी कर्सिव हैंड राइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही है तो क्या फ़ायदा? आपको अच्छी लग रही है, आपने लिखा, आपको अच्छी लग रही है, अच्छी बात है, आप उसको लिखिए। लेकिन सर वो मेरे को अच्छी नहीं लग रही है ना, तो आपको वो अपनी जो आपने जितनी भी टैलेंट आपने इकट्ठा किया हैंड राइटिंग के अंदर, आप उसको ना दिखाएं। आप सिंपल इंग्लिश फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल करें, जो सिंपल होते हैं, ABC ऐसे करके। आप फैंसी हैंड राइटिंग ना लिखें, क्योंकि फैंसी हैंड राइटिंग किसी को समझ नहीं आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर आप टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन पे पढ़ाते हैं, अगर कोई स्टूडेंट अपनी ही हैंड राइटिंग के अंदर उसको तो बहुत अच्छी लग रही है वो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा उसने लिखा क्या, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी कि नहीं होगी? तो ऐसे ही वो इंटरव्यूअर जब पढ़ने की कोशिश करेगा, आपने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा लिख रखा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा, तो उसका क्या फ़ायदा? तो इसलिए आप अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा कीजिए, सिंपल, मेरा वर्ड ध्यान रखिए, सिंपल इंग्लिश हैंड राइटिंग के अंदर आपको वो 3 पेज आपको लिखने हैं,
और आपको 5 सेट उसके तैयार रखने हैं, तो 15 के 15 ऐसे ही लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट से पहले का है। तो मैडम मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, जिस दिन आपने फॉर्म भरा है, सर ये मुझे कैसे पता लगेगा? आप अपना प्रिंट आउट देखिए, प्रिंट आउट के लास्ट में बिल्कुल नीचे जो हेडर एंड फुटर्स होते हैं, देखो हेडर ऊपर होता है जो खाली जगह होती है, जो नीचे खाली जगह होती है उसको फुटर्स बोलते हैं, बॉर्डर्स भी बोल देते हैं उसको। वहाँ पे लिखा रहता है कि आपने कब प्रिंट आउट लिया था, आपने कब फॉर्म भरा था, उस पर सब कुछ डिटेल लिखी होती है, इवन आपका लोकेशन भी उस पर लिखा होता है। तो आप उस पर जाइए, उसमें देखिए कि आपने कब फॉर्म भरा था, जिस दिन को आपने फॉर्म भरा था उससे पहले का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। अगर आपने 30 जून को फॉर्म भरा है तो वो 30 जून से पहले का होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। 29 का, 28 का, 27 का, 25 का, 20 का, कभी का भी हो, वो 30 जून से पहले का होना चाहिए। वो 30 जून के बाद का नहीं होना चाहिए, वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर पहले का है वो एलिजिबल है, आप उसको लेके जाइए, आपका वो बिल्कुल मान्य होगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट का आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इन बातों में अपना एनर्जी को वेस्ट ना ही करें तो अच्छा रहेगा। सर हिंदी में लिख सकते हैं क्या? मैंने बोला हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखें, प्लीज़ इंग्लिश में लिखें। साउथ के टीचर्स को हिंदी समझ नहीं आती, आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा और फिर आपका टाइम हाथ नहीं आएगा, फिर आप पछताएंगे। तो आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करें, इंग्लिश, हिंदी को थोड़ा कम प्रेफर करें। वेरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर। उसके बाद आ रहा है सर आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है क्या? जी मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देते हुए आपको इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे सकता हूँ। आपको पता ही होगा कि आप कितने सारे कमेंट कर रहे हैं, मैं लगभग हर कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। अगर आप मेरे को ईमेल करेंगे तो आपका ईमेल का जवाब भी मैं आपको बिल्कुल दूंगा सर। तो मैं अभी इस कमेंट के रिप्लाई में आपको अपना ईमेल डाल देता हूँ। आपको कोई भी क्वेरी होगी प्लीज़ आप मेरे को ईमेल कीजिए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आपको आपका अपना पर्सनल नंबर भी दूंगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना चाहिए सर, आपका फ़ायदा होना चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं हर तरफ से। सर मेरा मदर्स नेम 10th मार्क, जी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं एक ही बार में सबको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिटेल में समझाऊंगा तो शायद आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। किसी के भी कैंडिडेट का अगर 10th क्लास के डीएमसी में नेम में, फादर नेम, मदर नेम में प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन है उसको ध्यान से सुन लीजिए। आप जिस शहर में, जिस गांव में, जिस कस्बे में आप रहते हैं, आप उसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाइए। देखिए साउथ में उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलते हैं, लेकिन नॉर्थ के अंदर जाएंगे तो तहसील या एसडीएम कोर्ट बोलते हैं, जहाँ पे आपके सभी सर्टिफिकेट बनते हैं। आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे आपको एक एफिडेविट बनवाना है। वो कौन बनाएगा सर? वो बहुत सारे लोग बनाते हैं, सीएससी सेंटर होते हैं वो बनाते हैं, अंदर नोटरी वाले बैठे होते हैं। अब जाएंगे तो साइड में बहुत सारे लोग लाइन बना के बैठे होते हैं। आप वहाँ पे जाएं, आपको बोलना है कि सर मुझे एक एफिडेविट बनवाना है। उस एफिडेविट में मुझे ये लिखना है कि मेरे 10th क्लास के अंदर मेरे फादर और मदर नेम में थोड़ी मिसमैचिंग है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मुझे उसको ये बताना। इसमें एफिडेविट में ऐसा लिखना है कि ये दोनों पर्सन सेम हैं। जैसे एक मैम का मेरे पास क्वेश्चन आया था, मैं उनका एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि एक मैम है स्वाति गुप्ता जी, तो उन्होंने लिखा कि सर मेरे 10th क्लास की मार्कशीट में, सॉरी बट माई आधार कार्ड एंड द पैन कार्ड एंड ओबीसी हिज नेम इज़ अशोक प्रसाद गुप्ता। जी उनके सभी डॉक्यूमेंट में उनके फादर का नेम है अशोक पीडी गुप्ता, बट उनके पैन कार्ड में, आधार कार्ड में और ओबीसी सर्टिफिकेट में अशोक प्रसाद गुप्ता जी ऐसे करके उनके फादर साहब का नेम है। तो क्या किया जाए? देखिए मैंने पहले भी बोला है, आधार कार्ड और पैन कार्ड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। लेकिन हाँ, ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी कंसर्निंग सिचुएशन ज़रूर है, क्योंकि आपने ओबीसी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है, आप बेनिफिट ले रहे हैं सर्टिफिकेट का, इसलिए आपको कंसर्न दिखाना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने वही तहसील में जाना है, अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना है और एक स्टाम्प पेपर खरीदना है 50 रुपये का, उसके नीचे वो टाइप करवाना है। सर टाइप कौन करेगा? वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उनके पास मशीन होती है, वो टाइप करते रहते हैं, उनको पता होता है, उनको मटेरियल भी पता होता है। बस आपको ये बताना है कि श्री अशोक पीडी गुप्ता जी और अशोक प्रसाद गुप्ता जी एक ही पर्सन है। मिस्टेक से ओबीसी सर्टिफिकेट में उनका नाम अशोक प्रसाद गुप्ता जी आ गया, लेकिन वो दोनों सेम पर्सन हैं।
और इसकी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ। अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी मिसमैचिंग होती है या मेरे द्वारा कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसके लिए कम्प्लीटली तौर पे मैं जिम्मेदार रहूँगी और मेरे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। आप उसको सर्टिफाई करवा सकते हैं नोटरी से या तहसीलदार से सर्टिफाई करवा के अपने पास रखिए। ये एफिडेविट एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, जहाँ भी आपको ओबीसी सर्टिफिकेट में दिक्कत आए आप उसको दिखा दीजिए। और सेम केस 10th क्लास के साथ भी है। आपको अगर 10th क्लास में फादर नेम और मदर नेम में प्रॉब्लम है, ये एफिडेविट आप बनवा के रखिए, क्योंकि ये एफिडेविट आपको हर जगह लेके जाना है, क्योंकि 10th क्लास सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देखिए मैं बता दूं, आपके दो डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट और एक आपका 10th क्लास। इसके अलावा कोई भी इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर 10th क्लास में प्रॉब्लम है तो आपको एफिडेविट बनवा लेना चाहिए। 200-300 रुपये का खर्चा आएगा, इस खर्चे को कर लीजिए, अपने पास रखिए एफिडेविट को, जहाँ भी जाएँ इसको साथ लेके जाएँ, ओरिजिनल को साथ लेके जाएँ। अगर वो मांगे तो आप जेरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, आपका ये मान्य होगा। नहीं सर मेरे को तो क्या करना है, 10th क्लास की मार्कशीट कोई चेंज करना है, तो जाइए आप आपने जो भी बोर्ड से आपने 10th क्लास किया है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप फॉर्म भरिए, आपका प्रोसीजर फॉलो कीजिए। 1 साल के बाद आएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और आपको पता है इंडिया में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं। तो इतना टाइम आपके पास है नहीं है, इंटरव्यू अभी आ जाएगा 1 महीने के अंदर, और ना आपके पास टाइम है ना आपके पास इतनी एनर्जी है वेस्ट करने के लिए। तो एफिडेविट बनवा लीजिए, उसको अपने साथ रखिए, उसको आप लेके जाइए। अगर टाइम है तो अपने फादर मदर ब्रदर को, जिसको भी आप भेजना चाहें आप भेज दीजिए। 10th क्लास प्रोसीजर कर दीजिए, जब आना होगा आ जाएगा। तो ये बहुत सारे लोगों की डाउट्स थे, तो मेरे ख्याल में ये आपको सभी का डाउट एक बार में क्लियर हो गया होगा। जिसकी हैंडराइटिंग ख़राब है वो क्या करें? सर आपको लिखना है, हैंडराइटिंग ख़राब है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी हैंडराइटिंग को सुधारिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप एक पेपर लीजिए, पेपर पे पहले लिख लीजिए और उसके ऊपर अपनी हैंडराइटिंग के अंदर ही भरिए, क्योंकि वो अगर लिखवा के देखेंगे तो वहाँ पे आप यहाँ पे तो बच जाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि कौन देख रहा है, कोई और लिख देगा मेरी जगह। अब आप इंटरव्यू देने चले गए, वहाँ पे बोर्ड है, वो आप बोलेंगे कि आप समझाइए हमें, लिख के दिखाइए, वहाँ आप कैसे बचेंगे? तो आप नहीं बच सकते सर। तो प्लीज़ आप ये जो मोहित जी, आप अपनी हैंडराइटिंग को अगर ख़राबी है, देखो ख़राब बहुत सारे लोगों की होती है, इसमें कोई शेम वाली बात नहीं, मेरी भी ख़राब है, लेकिन हम भागते नहीं है कम से कम। तो आप कम से कम आप अपने फॉर्म के अंदर खुद ही लिखना, स्लो लिख लो, थोड़ा फास्ट लिख लो, जैसी भी अच्छी आती है, क्योंकि अपने आप का तो पता ही होता है ना। तो वैसे आप, लेकिन आपको अपनी हैंडराइटिंग के अंदर ही लिखना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर। सर अचीवमेंट्स में कंप्यूटर सर्टिफिकेट मेंशन, जी बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। एक लाइन लिखिए उसमें, और स्काउट एंड गाइड भी आपके पास तो वो भी लिखिए। ज़्यादा मत लिखना, एक लाइन में आप बता दीजिए कि सर आई एम वेरी मच कंपेटेबल इन कंप्यूटर, क्योंकि KVS के अंदर, NVS के अंदर आपको अगर टीचर बनना है तो आपको कंप्यूटर आना चाहिए। उसमें बोलते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपकी अच्छी है तो आप बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका जाएगा। लेकिन कंडीशन एक ही है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे तो हर कोई बोल देगा कि मेरे को तो कंप्यूटर आता है, प्रूफ होना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह कोई भी सर्टिफिकेट रहना चाहिए। स्काउट एंड गाइड में आपने पार्टिसिपेट किया है तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कोई रैंक होल्डर हैं तो उसका भी आपको मेडल वगैरह होना चाहिए, तभी आप लिखिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो मत लिखिए, क्योंकि उल्टा पड़ जाएगा ये बिल्कुल ही ऑन द स्पॉट। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अचीवमेंट लिखना है टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर, टीचिंग पेडागोजी के ऊपर, उसके ऊपर आपको ज़्यादा अचीवमेंट लिखना है। लेकिन अगर वो नहीं है तो खाली छोड़ने से बेटर इसको लिखिए, भरिए जो भी आपको मिला है शुरू से एंड तक। आपके पास सर्टिफिकेट तो होंगे, सभी के पास एक फाइल होती है, तो वो लगा दीजिए, जो एक्स्ट्रा लगाने में कोई हर्ज नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, इंटरव्यू में मार्क्स किस हिसाब से मिलते हैं? सर इसके लिए एक एडिशनल डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एंट्री के भी मार्क्स होते हैं, कि आपने एंट्री कैसे की है। हर किसी की एंट्री अलग अलग होती है, किसी को कोई झुका हुआ आता है, डरा हुआ आता है, कोई सहमा हुआ होता है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, हाथ काँप रहे होते हैं, पैर काँप रहे होते हैं, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और वो सोचते हैं कि शायद इंटरव्यूअर हमें ना देखे। उनको सब पता है, उन्होंने वो पहला इंटरव्यू तो होता नहीं। मैं अपनी इतनी कम एज के अंदर आज तक मैं कम से कम 5 से 6 इंटरव्यू ले चुका हूँ, मुझे भी पता है कि कौन किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो वो तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो तो परमानेंट, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे मैंने रखने के लिए इंटरव्यू लिया था, वो परमानेंट के लिए रख रहे हैं, तो वो तो प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, PGTs हैं, तो आप उनसे नहीं बच सकते हैं। लेकिन आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, और वो तभी हो सकता है कि अगर आपके मन में डर नहीं हो, वो तभी हो सकता है। और डर कैसे ख़त्म करना है, तो इसके लिए तो मेरे को फिर मोटिवेशनल एक स्पीच देनी पड़ेगी। डर इसलिए है
क्योंकि हमारी सोसाइटी ने गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रखी है। अगर नहीं मिली तो आप किसी काम के नहीं हो, तो हमारी इतनी मेहनत खराब जाएगी, हमारे पास पैसे नहीं होंगे। तो ये जो डर है ना, ये एक टाइम के लिए आप निकाल सकते हो। डर निकल गया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आपके हाथ पैर नहीं कांपेंगे। डर को ख़त्म करके अगर आप अंदर जाएंगे तो आपके सेलेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सब कुछ आप माइंड में रखेंगे तो पूरा का पूरा मिक्स हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि ना तो लंबी वीडियो आप देख पाओ और आप बोर भी हो सकते हो और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी बोल रहा हूँ। और हाँ, एक मैं थोड़ा एडिट यहीं पे भी कर दूँ, आप जब भी इंटरव्यू दें आप स्लो बोलें, आप धीरे बोलें। आपकी आवाज़ लाउड होनी चाहिए, दोनों में फ़र्क है, लेकिन आपके वर्ड्स स्लो होने चाहिए। क्योंकि जब आप स्लो बोलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है। नहीं सर अभी तो आप तेज़ बोल रहे हैं, मैं तो तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो मैं छोटी करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन आपको स्लो बोलना है सर और मैडम, जितना स्लो, इतना स्लो भी नहीं बोलना कि वो वेट करते रहें अगला वर्ड कब बोलेगा, ये इतना भी स्लो नहीं बोलना है। लेकिन आपको थोड़ा सा स्लो, फास्ट नहीं बोलना। मैंने देखा बहुत सारे, मैंने कैंडिडेट, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एक बार इंटरव्यू लिया कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए, मैं जब पुराने स्कूल में था। तो जब मैं उनसे कुछ पूछ रहा था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, उनमें से कुछ वर्ड, एक्सेल और पीपीटी के ऊपर मैंने क्वेश्चंस पूछे, और मैंने पाइथन के ऊपर भी थोड़े से क्वेश्चन पूछे। तो वो घबराए हुए थे उस टाइम। तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं जितना फास्ट बोलूँगा उनको ये लगेगा कि इसको ज़्यादा नॉलेज है। तो ऐसा नहीं करना है, स्लो बोलिए, धीरे बोलिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए। अगर आप डर जाएं, अगर आप भूल जाएं, 1 सेकंड का गैप लेके आप एक लंबी सांस लेके दोबारा फिर से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। इससे ये नहीं होता कि ये तो भूल गया। कोई भी, हम इंसान है भाई, हम भूल सकते हैं, क्या हो गया, वो भी भूल सकते हैं, जो बैठे हैं इंटरव्यूअर वो भी भूल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। आप डरिए मत, तेज बोलेंगे तो आप वो समझ जाएगा कि ये डरा हुआ है और इसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो एक क्वेश्चन आ रहा है, सर मेरे ऊपर 2 FIR हो चुकी है 2016 में, और उसके बाद मेरा नाम भी नहीं आया, लेकिन उसके बाद मैं दोनों केस में बेल मिल चुका है, तो अब मैं क्या करूं? सर नाम तो आया ना, एक बार केस तो हुआ है ना आपका, 2016 के अंदर केस में आपका नाम तो आया ना सर, तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब आपके रिकॉर्ड में है वो चीज़ें, चाहे आपको बेल मिल गया है, चाहे आपको क्लीन चिट मिल गया है, कुछ भी हुआ है, एक बार आपका नेम आया है तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग सर आपको देनी चाहिए। आप सोचेंगे नहीं सर मैं तो डिपार्टमेंट को कुछ नहीं बताऊं क्योंकि अब तो बेल मिल चुकी है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी भी फॉर्म वहीं पड़े हैं सर, फाइल वहीं पड़ी है। वो पूरा का पूरा इतना बड़ा रिकॉर्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, यही तो रोना धोना है, इतना सारा रिकॉर्ड वो रखते हैं। तो जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आपको स्कूल मिल जाएगा, तो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म होता है वो। आपका सिटी थाना जो होता है, जो जहाँ भी आप रह रहे हैं, उसके SP के पास जाएगा, SP से DSP के पास जाएगा, फिर SHO के पास जाएगा, और वो पूरी इंक्वायरी करेगा, घर तक आएगा, देखेगा। तो अगर आपने यहाँ पे नो लिख दिया, वहाँ पे यस निकलाया, फिर आप फंस जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बताइए, आप रिजल्ट में लिखिए ना, आप ध्यान से पढ़िए, उसमें दे रखा है कि आपके अब केस का क्या आपका अपडेट है, तो आप लिख दीजिए कि मेरे को क्लीन चिट मिल चुका है, मेरा कोई नाम नहीं था और मेरे को बेल मिल चुकी है, एंटीसिपेटरी बेल है, आपको क्लीन चिट, कुछ भी है लीगल लैंग्वेज के अंदर, आप उसको लिख के नक्की साइड में कीजिए। लेकिन आपको इंटीमेट करना ज़रूरी है सर, डॉक्यूमेंट कुछ भी है आपको अपने डिपार्टमेंट को बताना ज़रूरी रहता है। ये हमने इतने सालों में चीज़ें सीखी हैं, देखी हैं, समझी हैं। एक केस भी देखा है, अभी कोलकाता के अंदर एक केस आया था, उस केस के अंदर एक परमानेंट एम्प्लॉय ने अपनी इसी एक केस को छुपा लिया था, बाद में वो सामने आया तो उनकी नौकरी चली गई। तो इसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बताना चाहिए। मर्जी आपकी है सर, लेकिन मेरे को सबको, देखिए मैं सर एक मैनकाइंड की हेल्प के लिए निकला हूँ, तो मैं तो सर आपको जो भी बोलूँगा, मेरी बातें थोड़ी सी हार्श हो सकती हैं, कड़वी हो सकती हैं, लेकिन झूठी नहीं मिलेंगी आपको। एक मेरे पिछले एक वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया था कि प्री और मेंस हुआ था, मैंने सॉरी बोला कमेंट के अंदर। आप अगर मेरे को फॉलो करेंगे तो सर गलती करने के चांस कम रखेंगे, और मर्जी आपकी रहती है। फिर सर मेरी ग्रेजुएशन में साइंस से है और MA हिस्ट्री में है, इंटरव्यू कॉल हुआ है, प्रॉब्लम तो नहीं होगा? सर अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस से है तो 100% आप TGT साइंस से सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि अगर आपका MA हिस्ट्री में है, आपका मास्टर्स है, तो आप PGT तो नहीं लग सकते, एलिजिबल नहीं है आप, तो आप डेफिनेटली आप TGT लगे हैं तो आप मास्टर्स मत दिखाइए। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप मास्टर्स मत दिखाइए। नहीं सर मेरे को तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलते सर, नहीं मिलते हैं आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा आप लेके जाइए, नहीं मिलते हैं।
आप अपनी मास्टर्स को अपने पास रखें, ना दिखाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप फालतू की प्रॉब्लम अपने सिर पे ले लेंगे, फिर बाद में पछताएंगे। आपका जो सिलेक्शन हो आपके ग्रेजुएशन के बेस पे हुए तो आपको ग्रेजुएशन ही दिखाएं, फालतू के डॉक्यूमेंट ना दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फालतू के वो क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर आप पजल हो जाओगे काम का। सर मेरे फादर आर्मी में थे, एक्स सर्विसमैन मेंशन नहीं किया, अब मैं क्या करूं? अब मैम हैं तो अगर आपने नहीं किया तो अभी मत कीजिए, क्योंकि आप सिलेक्ट तो हो ही चुके हैं। आपको कौन सा कोटे में थोड़ी ना आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका तो जनरल कैटेगरी में हुआ होगा ना। तो अगर आपने पहले एक्स सर्विसमैन मेंशन नहीं किया तो अब भी मत कीजिए। अब आपका इंटरव्यू है, बस इंटरव्यू में आपको ये नहीं देखेंगे कि आपके फादर आर्मी में है या एयरफोर्स में है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी जज होगी, आपको ये देखा जाएगा कि आप कैसे डील करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो जो आपने पहले किया था अभी आप वही नो कीजिए, आगे बढ़िए और इसकी टेंशन आप मत लीजिए। सर बीएड डीएमसी के अंदर न्यू डीएमसी डेट इशू नहीं हुई है। सर अगर न्यू डीएमसी डेट इशू नहीं हुई है तो आपने जिस डेट पे आपने डीएमसी को रिसीव किया था उसी डेट को आप अपनी उसमें रख सकते हैं। राम राम भाई, आई एम फ्रॉम हरियाणा। जी राम राम जी, मैं भी हरियाणा से हूँ। मेरा पीजीटी कॉमर्स में टीयर 2 क्लियर हुआ है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि सेल्फ प्रिपरेशन करूँ या कोई बैच लूँ। नहीं सर, कोई बैच मत लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, एक्स्ट्रा वीडियोस मत देखिए। ये यूट्यूब पे खोल के जो आप देखो, यूट्यूब में एल्गोरिदम्स क्या है कि आपकी, अब आप यूट्यूब खोल के देखिए, आपको हर जगह इंटरव्यू की वीडियोस मिलेंगी, हर जगह आपको कोई ना कोई ज्ञान झाड़ता मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैं भी आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जितनी वीडियोस आप देखेंगे उतना पजल होते जाएंगे। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। को बहुत सारी वीडियो स्पॉन्सर्स होती हैं, कुछ लोगों को लाइक्स की, सब्सक्रिप्शन की भूख होती है, हमें नहीं है सर। ठीक है, तो हम आपको सीधी सी बात बोल रहे हैं, 2-3 को फॉलो कीजिए, उन्हीं को आप सुनते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा मेरे को सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत कम लोगों को, जितने कम लोगों को सुनेंगे उतना आपका माइंड फोकस्ड रहेगा, उतना आप अपने टारगेट को अचीव करने में आगे बढ़ते रहेंगे। और एक्स सर्विस मैन वाला सर मैंने आपको क्लियर कर दिया है, जो आपने पहले भरा था वही आप दोबारा भरिए। और एक सर मेरे पास डाउट आ रहा है कि आपका जो ड्रेस कोड है वो क्या रहना चाहिए। तो डियर सर और मैडम, ड्रेस कोड के बारे में मैं अलग से एक वीडियो कल या परसों तक अपलोड डाल दूंगा अच्छे से डिटेल में, क्योंकि वो लेंथी हो जाएगी अगर मैंने अभी ड्रेस कोड के बारे में थोड़ा बताया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो। तो मैं अलग से एक वीडियो डाल के आपको बता दूंगा कि ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए, मेल के लिए फीमेल के लिए, आपको क्या है, क्या डाल के जाना अच्छा रहेगा, किस चीज़ की आपको ज़्यादा पर्सनैलिटी आपको अच्छे से सामने आएगी, उसके लिए एक वीडियो आ जाएगी। और एक बहुत मेरे पास रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्या करें, हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं सर, तो हमारी फ्लुएंसी नहीं है सर। तो हमारी कौन सा फ्लुएंसी थी, जब हम यहाँ पे आए थे हमें नहीं आता था इंग्लिश बोलना, लेकिन हम धीरे धीरे हमने किया, स्टार्ट किया तो आ गया। सर मैडम, अगर आपके पास, मैं ये कहूँगा कि अगर 10-15 दिन भी हैं तो एनफ है, बहुत ज़्यादा है। आप कोशिश कीजिए, घर में बात कीजिए, बार बार किसी से भी बात करना इंग्लिश में कीजिए। बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं झाड़नी है, आपको अंग्रेज नहीं बनना है, लेकिन कम से कम आप अपना इंट्रो तो दे पाएँ, कम से कम आप अपना इंट्रो तो दे पाएँ, इतना तो होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे साउथ के टीचर होंगे, अब वहाँ पर हिंदी बोलेंगे, वो साउथ के टीचर आप देख रहे हैं कि आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, वो गुस्से में आके आपके मार्क्स चले जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, आप हिंदी में रखिए, हिंदी में आपको पूरा देना है, कोई दिक्कत नहीं। आपका इंटरव्यू बहुत लंबा चलेगा, ऐसी बात नहीं, 20-25 मिनट का, मेरा खुद का 40 मिनट का इंटरव्यू चला था, और कम से कम 15-20 मिनट का तो चलेगा ना। इंट्रो आप कितना ही लंबा दे दोगे, इंट्रो आपका 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और वैसे भी वहाँ घबराए हुए होते हो, फटाफट बोलते हो। तो आप अपना इंट्रो इंग्लिश में रखिए, कम से कम थोड़ी सी इंग्लिश तो रखिए, बाकी सब हिंदी में बोलिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। सर हमने कभी नहीं बोली इंग्लिश, हमारा पूरा हिंदी मीडियम रहा है, हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी सर गवर्नमेंट स्कूल का ही हूँ, मैंने भी हिंदी ही बोला था वहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी इंग्लिश आनी ज़रूरी है। उनको ये नहीं होना चाहिए कि इसको तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, अगर इसकी साउथ में हमने पोस्टिंग दे दी तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। अब मैं हैदराबाद में हूँ, मैं पूरा इंग्लिश में पढ़ाता हूँ सर, मेरी पूरी क्लास इंग्लिश में चलती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको सिर्फ तेलुगु और इंग्लिश ही आती है, हिंदी आती नहीं है, तो आप उनको कैसे पढ़ाएंगे। तो उनके मन में ये क्वेश्चन जा सकता है कि अगर इसको इंग्लिश नहीं आती है तो ये एक अच्छा और कॉम्पिटेंट टीचर नहीं है। आप प्लीज़ इंग्लिश के अंदर अपने बायोडाटा को, अपने इंट्रो को तैयार रखिए, और हमेशा आपके मुंह पे होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे सामने कोई भी आ जाए, मेरे से पूछे कि आप अपना इंट्रो दीजिए, मेरे मुंह पे हमेशा इंग्लिश के कुछ वर्ड्स रेडी रहने चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, माय नेम इज़ विशाल एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा, सो माय ग्रेजुएशन इज़ 10th क्लास के बारे में बताना है, माय 10th क्लास इज़ फ्रॉम देयर एंड आई हैव गॉट दिस मच परसेंटेज इन 10th क्लास,
then 12th class, then graduation. Sir, I pursue my graduation in this year in this subject. Then after my graduation, I pursue my post graduation in this specific subject from this university in this year. And my hobbies are this: in my family, my father, my mother, my sister, my brother, and आई लव टू टीच इंग्लिश सर, थैंक यू वेरी मच। इस तरह से आपको बेसिक चीज़ें तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है कि बोलना आसान है और करना मुश्किल है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। एक अलग से वीडियो भी आ जाएगी आपको अलग से, अगर आप चाहेंगे कमेंट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगी वीडियो, लेकिन आपको इतना तो कम से कम रखना ही पड़ेगा। हिंदी आपको आती है, अच्छी बात है, आप पूरा हिंदी में रखिए, इंग्लिश में थोड़ा सा आप रखिए। और उसके बाद आ रहा है मेनली तो सर हिंदी और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो अगली वीडियो के अंदर हिंदी और इंग्लिश के बारे में ही हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। एक वीडियो आएगी ड्रेसिंग कोड की, और उससे अगली वीडियो आएगी हिंदी वर्सेस इंग्लिश की। बहुत जल्दी आपको अब धड़ाधड़ वीडियोस मिलेंगी, और जो भी आपकी क्वेरीज है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिप्लाई करूँगा, और हो सके तो वीडियो बना के आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर वीडियो में टाइम लगा तो कमेंट में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपको पता ही होगा जितने भी कमेंट आ रहे हैं मैं सबके रिप्लाई दे रहा हूँ, सभी के रिप्लाई आपको मिलेंगे और जेन्युइन रिप्लाई आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो का मोटिव मेरे ख्याल में क्लियर हो गया है। कोई भी एक्स्ट्रा आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और मैंने एक कम्युनिटी जनरेट किया है। आप कम्युनिटी के अंदर भी अपना क्वेश्चन, अपनी पोस्ट, अपनी फ़ोटो, कुछ भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको 100% रिप्लाई मिलेगा, जेन्युइन रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा कड़वा हो सकता है लेकिन आपको सच्चा रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू। जय श्री राम।